हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT सिविक्स चैप्टर 5 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी कि आज की इस वीडियो से हम लोगों को क्लास 6 का सिविक्स का जो चैप्टर 5 है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। A quarrel in the village. Mohan is a farmer. His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called a bund. यानी कि जो मोहन है वो एक किसान है और उसकी फैमिली एक छोटे से एग्रीकल्चरल फील्ड में खेती करते हुए आ रही है काफ़ी सालों से। उसके खेत के बगल ही में एक रघु नाम के व्यक्ति का भी खेत है, जो कि उससे एक छोटी सी बाउंड्री जिसे बंड भी कहते हैं उससे क्या सेपरेटेड है, यानी कि अलग अलग है। वन मॉर्निंग मोहन noticed that Raghu has shifted the bund by a few feet. By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own land. तो फिर क्या हुआ कि एक सुबह जो मोहन था उसने नोटिस करा कि जो रघु है उसने जो बंड थी, जो एक छोटी सी बाउंड्री थी जिसमें रघु और मोहन के जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो डिवाइडेड थी, उसने क्या हुआ कि जो रघु है उसने जो बंड है उसको शिफ्ट कर दिया है मोहन के फील्ड की तरफ थोड़े आगे तक। यानी कि जो मोहन का जो फील्ड है उसका थोड़ा सा पार्ट रघु ने अपने फील्ड में शिफ्ट कर दिया है। तो जब मोहन ने ये नोटिस करा तो मोहन को पता चला कि उसका थोड़ा सा जो लैंड है वो रघु ने ले लिया है और रघु ने अपने लैंड का जो साइज है वो इंक्रीज कर लिया है। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड. Raghu's family owned many fields, and besides, his uncle was also the sarpanch of the village. But even so, he plucked up courage and went to Raghu's house. यानी कि जो मोहन है, जब उसने ये सब देखा कि जो रघु है उसने अपना बंड को शिफ्ट कर दिया है, तो मोहन काफ़ी ज़्यादा एंग्री, गुस्से में हो गया। और गुस्सा तो उसको बहुत आ रही थी, लेकिन साथ में वो थोड़ा सा डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि जो रघु है, रघु की फैमिली के पास इतनी सारी ज़मीनें हैं, इतनी सारी फील्ड है एग्रीकल्चर कि ये तो उसके पास फील्ड ही फील्ड हो गई खूब सारी। और जो उसके अंकल है वो गांव के सरपंच है। तो मोहन जो था वो इसमें डरने लगा कि रघु तो यार बड़ा आदमी है, उसके पास उसके और अंकल उसके सरपंच भी है। लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई और फिर वो रघु के घर गया। एंड heated argument followed. Raghu refused to accept that he had moved the bund. He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up. The neighbors heard the commotions and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. यानी कि जब मोहन ने हिम्मत दिखाई और जब रघु के घर गया और फिर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड, यानी कि बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट, मतलब कि बड़ा ही गर्म मामला हो गया था। वहाँ पे क्या हुआ कि जो मोहन ने बोला अबे जा करके, रघु तुमने मेरी फील्ड का हिस्सा क्यों लिया, तुमने बंड को क्यों बढ़ाया? तो फिर जो रघु है उससे कहता है, अरे नहीं भाई, मैंने नहीं करा, मैंने जो बंड है उसको मूव नहीं करा, वो जहाँ थी वहीं पर है। और रघु ने अपने एक हेल्पर को बुलाया और वहीं पे मोहन को मारने लगा। जब मोहन को मार रहे थे तो मोहन चिल्ला रहा था
तो जितने भी अड़ोस पड़ोस के जितने भी आंटी अंकल लड़के वड़के जो भी थे लोग, वो सब आए, देखा ये सब लड़ाई झगड़ा। और जो मोहन है वो जब उन लोगों ने देखा क्या कि मोहन जो है वो पिट रहा है, तो वो गए और मोहन को वहाँ से ले गए। He was badly hurt on his head and hand. He was given first aid by one of his neighbors. His friend, who also ran the village post office, suggested that they go to the local police station and file a report. Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would came out of it. Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. तो फिर क्या हुआ कि जो रघु को वहाँ से लेकर गए तो फिर देखा गया कि जो रघु है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हर्टेड, घायल, उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई थी। कहाँ पे? उसके सर में और उसके हाथ में। उसके सर और हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी मोहन के। और उसको उसका एक पड़ोसी था मोहन का, उसने जो मोहन है उसको फर्स्ट एड करा, उसके दवाई लगा दी थोड़ी, ताकि जो खून वून बह रहा हो सब बंद हो जाए, दर्द हो रहा हो सब कम हो जाए। और उसके जो दोस्त थे मोहन के, वो विलेज पोस्ट ऑफिस में गए और वहाँ पे उन्होंने सोचा, वहाँ पे जल्दी से भाग कर गए और सोच रहे होंगे कि किसी पुलिस स्टेशन को क्या कंप्लेन करे। और कुछ लोग और कह रहे थे कि उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन जाना चाहिए क्योंकि और एक रिपोर्ट को फाइल करना चाहिए। और कुछ लोग थे जो कि सजेशन दे रहे थे कि वो सब डाउटफुल थे कि ये गुड आइडिया है या नहीं, क्योंकि जो ये आइडिया है पुलिस पे जाना फिर केस वेस करना, इसमें कुछ नहीं होगा, बस बहुत सारी जो मनी है वो केम आउट ऑफ इट, यानी कि लॉस ऑफ मनी, यानी बहुत सारे पैसे इसमें बर्बाद होंगे। कुछ लोग थे जो कि कह रहे थे कि जो रघु की फैमिली है उसने पहले ही से जो पुलिस स्टेशन है उसमें कांटेक्ट कर दिया है। After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. इतना देर तक सब बातचीत हुई कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर आखिरी में बहुत सारे डिसीजन के बाद एक डिसीजन को डिसाइड करा गया कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा अपने नेबर्स के साथ, जिन नेबर्स ने ये इंसिडेंट, ये लड़ाई झगड़ा देखा है। तो यहाँ तक तो क्या एक क्वेरल, एक लड़ाई जो थी वो कहाँ तक, जो गांव में कैसी लड़ाई होती है फिर क्या क्या होता है वो सब इस पैराग्राफ में था। अब जानना है कि जब ये लोग मोहन लोग पुलिस जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी कि अब हम लोग जानेंगे कि पुलिस स्टेशन में पुलिस है वो वर्क कैसे करती है। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन, वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड, व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। तभी जब वो लोग जा रहे थे, मोहन जा रहे थे नेबर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, तभी उनमें से एक आदमी ने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं है, क्या थोड़ी सी और मनी, थोड़े से और पैसे को खर्च करा जाए और लोकल पुलिस स्टेशन की बजाय डायरेक्ट मेन पुलिस स्टेशन चला जाए, वो भी टाउन के। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन्ड मोहन। तभी मोहन कहता है कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि पैसे खर्च करने का, कि नहीं कि हम लोग थोड़े से और पैसे खर्च करके मेन पुलिस स्टेशन में चले जाएं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें पैसे का। हम लोग यहाँ पर अपनी जो रिपोर्ट है उसे इसलिए फाइल करा रहे हैं क्योंकि ये जो पुलिस स्टेशन है ये हमारे गांव का
ये एरिया ऑफ वर्क में आता है, यानी कि यहाँ पे जितने भी लड़ाई झगड़े, जितने भी गैर कानूनी काम होंगे जो कि पुलिस की जिसमें रिपोर्ट लिखनी चाहिए, वो सब क्या वो इसी पुलिस स्टेशन में होगा, इस गांव का। तो ये मोहन ने उस आदमी को बताया जिसने बोला कि मेन पुलिस स्टेशन हम लोग को जाना चाहिए। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया that comes under its control. All person in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. It is the responsibility of the police of that station to inquiry, to investigate and task and take action on the cases within its area. तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी पुलिस स्टेशन होती हैं, एवरी पुलिस स्टेशन उनका क्या कुछ एरिया आता है अंडर में। ये अब इधर अंडर एरिया, अब इधर आपको एक समझने की बात क्या है कि अंडर एरिया इस पुलिस स्टेशन के अंडर ये वाला गांव आता है, ये वाला नहीं आता। इसका मतलब क्या है आप समझिए। अब आप रहते हो एक गांव है जिसका नाम है कुछ भी नाम, जैसे कि हरदास गांव, हरदास नाम है एक गांव का, और एक और गांव है कौन सा, एक हरदास गांव हो गया और एक विजय गांव हो गया। तो हरदास और विजय ये दो गांव हो गए, ठीक है। ये दो गांव का एक मेन पुलिस स्टेशन होगा, यानी कि एक पुलिस स्टेशन बना दिया जाएगा इन दोनों गांव के बीच में, और कहा जाएगा जो कुछ भी थेफ्ट यानी कि चोरी होगी, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट, लड़ाई झगड़ा कुछ भी होगा, कोई भी कंप्लेंट लिखवानी हो, ये हरदास और विजय गांव के लोगों को वो कौन से पुलिस स्टेशन में जाएंगे, इस वाले पुलिस स्टेशन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाले पुलिस स्टेशन के अंदर ये दोनों गांव का एरिया आता है। तो ये मतलब हुआ कंट्रोल में, इसके अंडर कंट्रोल आने का, ठीक है। ऑल पर्सन दैट आर कैन एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, यानी कि यही जो गांव के लोग हैं जो कि इस पुलिस स्टेशन के अंडर आते हैं, वो सब यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट को फाइल करा सकते हैं, जैसे कि थेफ्ट यानी चोरी की रिपोर्ट, एक्सीडेंट की रिपोर्ट, इंजरी की, फाइट की, ऐसी कोई भी रिपोर्ट हो, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद कुछ भी हो, ये सब यहाँ पे क्या ये जो जिनके अंडर आता होगा, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर उनका गांव आता होगा, उस पुलिस स्टेशन में जाकर के ये लोग ये जो रिपोर्ट है इसे फाइल करा सकते हैं। और इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ द स्टेशन टू inquire, to investigate and take action on the case within its area। और ये जो अब आप सोच रहे होगे कि हम क्यों बता दें कि अब आपने वो सोचा कि चलो हम पुलिस को ये रिपोर्ट बना देते हैं, मतलब कि केस फाइल करा देते हैं। तो फिर पुलिस हमारे पीछे क्यों आएगी कि वो हमारी मदद करे और जो जिसने जुर्म करा है उसको सजा दे। ये इसलिए क्योंकि जो पुलिस है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो भी गांव उस पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है उस पे क्या जो भी चीज़ें हैं उसकी क्या इंक्वायरी करे कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, इन्वेस्टिगेट करे, और जो भी सुइटेबल एक्शन यानी कि इस चीज़ के लिए ये पर्टिकुलर एक्शन, यानी कि किसी ने जैसे चोरी करी है तो उसको जैसे कि ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए 2 साल के लिए जेल में डालना है, तो क्या वो पुलिस स्टेशन वाला जो हो गया वो पुलिस 2 साल के लिए उसको जेल में डाल देगी, यानी सूटेबल एक्शन लेगी उसके ऊपर जो भी उसके अंदर में एरिया आता होगा। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन ये भी ख़त्म होता है। इसमें हम लोगों ने क्या जाना कि पुलिस वर्क कैसे करती है और हमारे लिए क्यों करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना क्या क्या है, एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। आज हम लोगों ने इस वीडियो में हमारा जो नया चैप्टर है 5th चैप्टर उसे हम लोगों ने स्टार्ट करा है जो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन।
इस चैप्टर में क्या है, रूरल मतलब कि गांव का क्षेत्र, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो गांव में जो चीज़ें होती है वो कैसी होती हैं। तो इसमें पहले हम लोगों ने क्या, एक गांव में एक लड़ाई हुई, किसके बीच में, मोहन और रघु के बीच में, वो सब हम लोगों ने जानी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पुलिस स्टेशन में वर्क कैसे होता है। अब हम लोग जानेंगे द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT सिविक्स चैप्टर 5 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी कि आज की इस वीडियो से हम लोगों को जो क्लास 6 है, वो जो सिविक्स है, उसको हम लोगों ने चैप्टर 5 को आधा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को द वर्क एट द पुलिस स्टेशन से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, station house officer or SHO, and told him what had happened. He also said that he wanted to give the complaint in written. The SCO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigate them. Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him. यानी कि जब मोहन लोग पहुंचे कहाँ, पुलिस स्टेशन में, तो मोहन ने जाते ही पर्सन इंचार्ज से बात करी। पर्सन इंचार्ज मतलब कि स्टेशन हाउस ऑफिसर या SHO, और उससे जाकर के बोला कि जो जो उसके साथ हुआ, लड़ाई जितनी भी हुई रघु के साथ, वो सब बताया, और बोला कि उसे जो कंप्लेन है वो रिटन फॉर्म में चाहिए। किसने कहा? मोहन ने कहा। तभी जो SHO था उसने एकदम रूडली बोला, अरे नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ये सब माइनर छोटी मोटी कंप्लेंट्स लिखूं। तो फिर जो मोहन था उसने अपनी जो चोट वोट लगी थी वो सब क्या SHO को दिखाई, लेकिन फिर भी जो SHO है वो उसने बिलीव नहीं करा। Mohan was puzzled and did not know what to do. He was not sure why his complaint was not being recorded. He went and called his neighbors into the office. They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them, and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. They instead that the case be registered. Finally, the officer agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the person that he would send a constable the next day to investigate the incident. तो क्या होता है कि जब मोहन काफ़ी परेशान हो गया कि SHO जो है वो उसकी बात मान ही नहीं रहा कि उसको चोट लगी है कि नहीं लगी, तभी मोहन ने अपने पड़ोसी को बुलाया जिसने देखा था मोहन को मार खाते हुए। तब वो पड़ोसी आया और उसने बोला कि नहीं, मोहन मार खाया है, बहुत ज़्यादा मार खाया है। तब जाकर के जो SHO है वो आर्ग्यूड हुआ, उसके एग्री करा। फिर उसने मोहन को कहा कि अपनी कंप्लेन रिटन फॉर्म में लिखो। तब मोहन ने क्या अपनी पूरी कंप्लेन लिखी और अगले दिन एक कांस्टेबल के साथ उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने को कहा। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने ये जो हमारा टॉपिक था द वर्क इन द पुलिस स्टेशन, ये तो कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग हेटली whether the common boundary of their fields had been shifted.
Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? Are there records that show who owns that who owns that who owns what land in the village? Let's find out how this is done. Measuring land and keeping the land records is the main work of the Patwari. The Patwari is known by different names in different states. In some villages, such officers are called Lekpal, in other Kanungo or Karamchari or village officer, etc. We will refer to this officer as Patwari. Each Patwari is responsible for a group of villages. The Patwari maintains and updates the records of the village. So यहाँ पे क्या हुआ कि जो मोहन और जो रघु हैं वो सब क्या मतलब कि उनमें जितना भी आर्ग्यूइंग हो रहा था काफ़ी हेटली हो रहा था और वो सब यही बातें हो रही थी कि इसने जो बंड है बाउंड्री से शिफ्ट करा कि नहीं करा कि नहीं करा। और तभी एक ऑफिसर होता है जो कि क्या लोगों की जो कितनी भी लैंड होती है उन्हें मेज़र करता है। तो उसे हर एक डिफरेंट स्टेट में उसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे कि कुछ विलेजेस में उसे लेखपाल कहा जाता है, कुछ विलेज में कनुंगो और कुछ में कर्मचारी और विलेज ऑफिसर कहते हैं। हम लोग अभी क्या इसको पटवारी के नाम से जानते हैं कि पटवारी है, हम लोग पटवारी के नाम से इसको बात करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि द मैप एंड द corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by the पटवारी। यानी कि जो मैप होता है लैंड का और जो corresponding डिटेल्स होती हैं ये सब रजिस्टर होती हैं पेज में, ठीक है। लेकिन ये सब तो एक छोटा पार्ट होता है रिकॉर्ड्स, उन रिकॉर्ड्स का जो कि पटवारी क्या अपने रजिस्टर में अपने रिकॉर्ड्स में केप्ट करते हैं यानी कि रखते हैं। द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड इन द अबव इज instance, the Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's fields and compared them with the measurements on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the field has been changed. यानी कि जो पटवारी है वो यूजुअली क्या करता है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है उन्हें क्या मेज़र करता है और मेज़र करके क्या पता कराता है कि किसकी लैंड कितनी है और कितनी नहीं है। जैसे कि जो मोहन है उसकी लैंड यहाँ तक है और रघु की लैंड यहाँ तक है। अगर वो मैप पे जब वो देखेगा और अगर वो तब उतनी ही रही तो इसका मतलब ये है कि बाउंड्री नहीं चेंज हुई है। अगर जैसा मैप में दिख रहा है और रियल में वैसा नहीं है तब पता चल जाता है कि जो बाउंड्री है वो चेंज करी गई है। The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmer and providing information to the government about the crops grown in this area. This is done from the records that are kept, and this is why it's important for the Patwari to regularly update these. Farmers may change the crops grown on their fields, or someone may dig a well somewhere, and keeping track of all this. This is the work of the revenue department of the government. यानी कि क्या होता है कि जो पटवारी है वो क्या जो किसान होते हैं उनकी इस बार कितनी फसल हुई, कौन सा क्रॉप है उसकी फसल हुई, वो सब जो पटवारी है वही यही सब खबर सरकार तक पहुंचाते हैं। और जो
फार्मर जो अपनी क्रॉप चेंज कर देते हैं, इस साल दूसरी क्रॉप लगाते हैं, ये भी क्या बातें पहुंचाते पटवारी किसके पास? गवर्नमेंट के पास पहुंचाते हैं। कैसे? जैसे जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, उनसे ले लेकर, और जो डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइज होता है द पटवारीज वर्क। ठीक है। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मैनेजिंग मैटर relating to land. These districts are further subdivided. These subdivision of district are known as by different names such as tehsil, taluka, etc. At the head is the district collector, and under her are the revenue officer, also known as tehsildars. They have to hear disputes. They also supervise the work of the patwaris and ensure that records are properly kept and land revenue is collected. They make sure that the farmer can easily obtain a copy of their record. Students can obtain their caste certificates, etc. The Tehsildar's office is where land disputes are also heard. फिर क्या होता है कि जो इंडिया है उसमें जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स क्या बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में क्या डिवाइडेड है। जैसे एक यूपी है, उत्तर प्रदेश में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। यानी कि एक हो गया हमारा इंडिया डिवाइडेड है 28 स्टेट्स में। उनमें से हम एक स्टेट ले लेते हैं, कौन? यूपी कितने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है? तो वो डिवाइडेड है 75 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। अगर हम लोग यूपी की कोई एक डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हैं तब हम लोग उसमें देखेंगे कि उसमें भी कई सारे पार्ट है जिन्हें क्या उसे डिवाइड करा गया उस डिस्ट्रिक्ट को। तो ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है सरकार के लिए कि हर चीज़ को डिवाइड कर देना, ताकि जो भी लोग हैं जो काम करते हैं यहाँ पर हर एक ज़िले के, उनके लिए काम करना आसान हो जाए। जैसे कि जो पटवारी है यानी कि जो लेखपाल है, वो क्या काम करता है? जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं लोगों के, वो सब क्या वो रजिस्टर करता है सबको। उनकी जो असली लैंड है यहाँ तक ही वहाँ तक है जितनी भी है वो सब कौन? वो लेखपाल या पटवारी बताता है। उसी तरीके से क्या आता है? तहसीलदार होता है। तहसीलदार कौन होता है? तहसीलदार वो होता है जो भी लेखपाल या पटवारी, जो भी लेखपाल पटवारी एक ही बात है, आप उसे पटवारी का या लेखपाल, तो ये जो जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है फार्मर से, ये सारा लैंड रेवेन्यू डायरेक्ट तहसीलदार के पास जमा करता है, और तहसीलदार ये सब अपने रजिस्टर में नोट करता है कि इस बार का जो टैक्स रेवेन्यू कितना आया सरकार तक, कितना मतलब कि सरकार को ये तहसीलदार ही क्या पहुंचाता है वो रजिस्टर। उसमें ये सब रजिस्टर करता है कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, कितना लैंड रिकॉर्ड है, कौन कौन सी क्रॉप को क्या उगाया गया। जो कुछ भी पटवारी जो इंश्योर करता है, जो भी इंफॉर्मेशन पटवारी आता है, वो तहसीलदार अपने रजिस्टर में रजिस्टर करके गवर्नमेंट तक पहुंचा देता है। फिर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट होती है। जैसे कि आपको बताया हमारा इंडिया को 28 स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, और एक स्टेट ले लिया यूपी, उसको हम लोगों ने 75 डिस्ट्रिक्ट में क्या डिवाइड कर रखा है। अब 75 डिस्ट्रिक्ट है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्या एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दे। कलेक्टर मतलब कि उसको जो कुछ भी काम है डिस्ट्रिक्ट का, वो क्या काम करेगा? वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही काम करेगा। और क्या सारे काम तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा? नहीं। तो उस डिस्ट्रिक्ट को भी क्या कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर वो क्या तहसीलदार संभालते हैं, और जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे के पोस्ट में जो लोग होते हैं वो सब क्या उसे संभालते हैं। और जो तहसीलदार है उसका क्या क्या काम होता है? और ये तो उसका एक काम होगा कि कितनी लैंड रिकॉर्ड्स हैं ये सब नोट रजिस्टर करके जो गवर्नमेंट है वहाँ तक पहुँचाता है। और इसका एक और काम है क्या कि जो भी जितने भी लोगों के क्या स्टूडेंट्स हैं जिनकी कास्ट सर्टिफिकेट ये सब बननी होती है, सब कौन बनाता है? तहसीलदार। यानी कि आपको जब भी आप लोगों ने अपना जब भी कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो आप लोग किसके पास जाके बनाते होंगे? तहसीलदार के पास बनाते होंगे।
और तहसीलदार के ऑफिस में जो लैंड डिस्प्यूट होता है, जैसे मोहन और रघु का हुआ था, वो सब भी यहाँ पर जो मैटर है वो सॉल्व होता है, उनको सुना जाता है। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था वो तो ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ न्यू लॉ, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 5 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप सभी को याद होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो अ न्यू लॉ है क्लास 6 सिविक्स का, इससे पहले वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को अ न्यू लॉ कवर करना था, तो चलिए शुरू करते हैं। अ न्यू लॉ। Often when we think of farmers who own land, we think of men. Women are seen as people who work on the fields, but no as people who own agricultural land. Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. After the death of the father, his property was divided equally only among of his sons. यानी कि जब हम लोग भी सोचते हैं फार्मर्स के बारे में, लैंड्स के बारे में, एग्रीकल्चरल लैंड्स के बारे में, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि फार्मर्स मतलब कि किसान कौन? आदमी होंगे। हम लोग सिर्फ लड़कों के बारे में सोचते हैं, आदमी के बारे में सोचते हैं, जिसके पास खुद की ज़मीन होगी कौन? आदमी के बारे में सोचते हैं। वुमेन को तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो वो वुमेन उस फील्ड में काम करती है, ऐसे हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग वुमेन वर्क इन एग्रीकल्चर समझते हैं तो हम लोग उस बोलते हैं, तो मतलब कि जो औरत है वो क्या एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही होगी। और जब हम लोग ये बोलते हैं कि अ मैन वर्किंग ऑन लैंड, तो उसका मतलब क्या समझेंगे कि उस लैंड का मालिक कौन? आदमी होगा। भले ही आदमी जो है वो काम करता हो और औरत का वो खुद का खेत हो, लेकिन हम लोग सोचते ऐसा ही है। अभी रिसेंटली स्टेट में क्या होता है कि जो स्टेट्स हैं कुछ, उसमें क्या होता है कि जो हिंदू वुमेन्स होती हैं उनको अपनी फैमिली में जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उनका शेयर नहीं मिलता। मतलब कि जैसे कि अब एक आदमी है, उसके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे में क्या, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, ठीक है। तो जब वो आदमी मरेगा या अपना जो भी उसकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसे डिवाइड करेगा, तो किसके 3 बच्चे, तो 3 पार्ट में नहीं 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि उसके 2 लड़के हैं, तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने लड़कों में डिवाइड करेगा। अब उसके पास जैसे कि 2 एग्रीकल्चरल फील्ड है, तो एक एग्रीकल्चरल फील्ड इस लड़के को, दूसरी एग्रीकल्चरल फील्ड दूसरे लड़के को ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन जो उसकी लड़की हो, उस अपनी लड़की को तो कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं देगा। तो यही सब क्या है कि कुछ स्टेट्स में जो हिंदू वुमेन्स हैं उनको यही एग्रीकल्चरल लैंड है, ये जो अपनी फैमिली का प्रॉपर्टी का जो भी उनके फादर की जो प्रॉपर्टी का जो भी शेयर है वो उनको नहीं मिलता। वो सारा जो प्रॉपर्टी है वो उनके जो फादर है वो उसके सन में ही क्या डिवाइड हो जाता है। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज्ड। इन द न्यू लॉ, sons, daughters and their mother in Hindu families can get an equal share in the land. The same law will apply to all states and union territory of the country. इसी चीज़ को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अभी एक नया कानून बनाया गया, एक नया लॉ बनाया गया। इसमें क्या है कि न्यू लॉ में जो भी फादर की जितनी भी संपत्ति, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो उसके बच्चों में, लड़कों में, उसकी लड़कियों में, और मदर्स उसकी मम्मी मतलब कि उसकी जो वाइफ होगी उसमें क्या इक्वली डिवाइड होगी। अब जैसे किसी के पास 4 एग्रीकल्चरल फील्ड हैं, तो पहले क्या कि उसके अगर 2 लड़के हैं तो 2 एग्रीकल्चरल फील्ड इसके पास, 2 एग्रीकल्चरल फील्ड दूसरे लड़के के पास। लेकिन अभी क्या होगा, अभी किसी के पास 4 एग्रीकल्चरल फील्ड हैं
और तो क्या होगा कि उसका एक एग्रीकल्चर फील्ड उसके बड़े बेटे के पास जाएगी, दूसरी एग्रीकल्चर फील्ड उसके छोटे बेटे के पास जाएगी, तीसरी एग्रीकल्चर फील्ड उसकी बेटी के पास जाएगी और चौथी एग्रीकल्चर फील्ड उसकी वाइफ में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो लॉ है ये हिंदूज फैमिली में क्या अप्लाई हुआ है, और ये खाली एक स्टेट्स में नहीं, ये सारे स्टेट्स, इंडिया के जितने भी 28 स्टेट्स हैं उनमें, और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है अपनी कंट्री में, उन सब में क्या ये सब अप्लाई हुआ है। दिस लॉ विल बेनिफिट a large number of women. For example, Sudha is the eldest daughter of an agricultural family. She is married and lives in a neighboring village. After her father's death, Sudha often come to help her mother with the farming work. तो क्या होता है कि ये जो अभी नया लॉ बना है, ये बताएं, ये बहुत तरीके से बहुत सारे वुमेन्स को, एक लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स को क्या बेनिफिट देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एक सुधा है वो अपने घर में सबसे बड़ी बेटी है, और सबसे बड़ी बेटी किसकी, एग्रीकल्चरल फैमिली की, यानी कि उस फैमिली के पास जिसके पास खुद का एग्रीकल्चरल फील्ड है, खुद के उसके पास खेत वेत है उसके खुद के। तो सुधा उसकी क्या एल्डेस्ट सबसे बड़ी बेटी है। उसकी जब शादी हो गई तो वो अपने पति, उसके जो हस्बैंड है उसके साथ रहने लगी, कहाँ, नेबरिंग विलेज में, पड़ोस के गांव में, ठीक है। आफ्टर हर फादर्स डेथ, यानी कि जब सुधा के जो पिता थे उनकी जब मृत्यु हो जाती है, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो जो सुधा है वो अपनी मदर के पास आ जाती है उनको हेल्प करने के लिए, फार्मिंग वर्क के लिए, यानी कि जो भी खेत में जो काम वाम होते हैं जो कि फार्मर्स करते हैं, सुधा अपनी मदर के साथ सुधा अपनी मदर की उन सब कामों में क्या हेल्प करने लगी। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। तो यानी कि जो उसकी मदर है सुधा की, उसने पटवारी से बोला कि जो भी ये लैंड है इसको क्या ट्रांसफ़र करना है अपने सारे बच्चों को इक्वली। सुधा's मदर confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lived with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. तो जितने भी उसके पास जितने भी प्रॉपर्टी थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, उसने अपने सारे बच्चों पर क्या डिवाइड कर दी, इक्वली शेयर दे दिया। तो जब जो सुधा की मदर थी वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली थी कि जो उसकी यंगर ब्रदर और सिस्टर और जो सुधा है उन सबको क्या इक्वली पार्ट देने के लिए। अब जब भी सुधा को कोई भी दिक्कत आएगी उसके लाइफ में, या कोई भी जो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या उस लैंड से क्या थोड़ा उस जो लैंड का जो शेयर मिला है उससे वो क्या अपना काम चला लेगी। तो ये जो हमारा टॉपिक था अ न्यू लॉ, ये हम लोगों को क्या ख़त्म हो चुका है। अब हमारा इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी ख़त्म हो गया है, और जो इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।